करीब 1 महीने की सुस्ती के बाद म्यूचुअल फंड के एनएफओ बाजार में कुछ हलचल देखने को मिली है। एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर, और इसी सप्ताह यानी 8 तारीख को टाटा एएमसी यानी टाटा म्यूचुअल फंड ने एक साथ 6 इंडेक्स फंड का एनएफओ लॉन्च किया है। इंडेक्स फंड की बातें हम कर रहे हैं, इसलिए इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम थोड़ा जान लें कि आखिर ये इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क को फॉलो करता है और उस इंडेक्स फंड में उसके बेंचमार्क में जितने भी स्टॉक्स और जिस भी प्रोपोर्शंस में हैं, उस इंडेक्स फंड में उसी स्टॉक में और बेंचमार्क के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए ये देखा जाता है कि इंडेक्स फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क के आसपास ही होता है। क्योंकि इस फंड में उसी प्रोपोर्शन में उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए फंड मैनेजर को इस तरह के फंड मैनेजर को अधिक कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि उनको अधिक कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनका एक्सपेंसेस रेशियो भी एक्टिव फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस 6 एनएफओ में से एक एनएफओ की, जिसका नाम है टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, इसका मतलब इस फंड में उसी स्टॉक में और उसी प्रोपोर्शंस में इन्वेस्टमेंट होंगे या एसेट का एलोकेशन होगा जो स्टॉक और जो प्रोपोर्शन निफ्टी ऑटो इंडेक्स को कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है। अब इसके एनएफओ के बारे में देखते हैं। यह एक ओपन एंडेड थीमेटिक इक्विटी स्कीम है या सेक्टरल फंड कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टरल या थीमेटिक फंड के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। ये 8 अप्रैल 2024 को ओपन हुआ है और 22 अप्रैल को ये एनएफओ बंद हो जाएगा। फिर रीओपन होगा ये 30 अप्रैल 2024 को। इसमें इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप 1,000 और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें एसआईपी में कई सारे वेरिएंट्स हैं। एसआईपी टॉपअप है, एसआईपी राइज है, एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का भी ऑप्शन है, एसटीपी मीन सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का ही ऑप्शन है। इसका मतलब ट्रांसफर के जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, सारे इस एनएफओ में मौजूद हैं। और इसमें एग्जिट लोड 0.25% है। यदि आप 15 दिनों के अंदर आप रिडम्पशन लेंगे तो 0.25% आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि 15 दिन के बाद आप एग्जिट करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, तो देयर विल बी नो एग्जिट लोड एट ऑल। ये फॉलो करेंगे, जैसे मैंने पहले चर्चा की हुई है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स DRI की, और इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम केम्स कहा करते हैं। इनका जो मिनिमम टारगेट है फंड को मोबिलाइज करने का, वो 5 करोड़ है, और मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर ये 20 कम से कम होने चाहिए। यदि ये दोनों में से कोई टारगेट एनएफओ पीरियड के दौरान ये एएमसी नहीं फुलफिल कर सका, तो ये 15 दिनों के अंदर ये सारे पैसे सब्सक्राइबर को वापस करेंगे, और वापस नहीं करने की स्थिति में 15 दिन के बाद उनको 15% इंटरेस्ट के साथ पैसे इन्वेस्टर्स को या सब्सक्राइबर्स को पे करने पड़ेंगे। और यदि इनका ये टारगेट पूरे हो गए, तो जैसे मैंने पहले बताया, ये रीओपन होगा फॉर द फर्दर परचेज एंड रिडम्पशन ऑन 30 अप्रैल 2024। अब बात करते हैं इसके एसेट एलोकेशन की। इन्होंने जो 5 करोड़ से अधिक के फंड को मोबिलाइज किया, इनको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इनका एसेट का एलोकेशन क्या होगा। तो इस स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये 2 जगह ये फंड को एलोकेट करेंगे। पहला होगा सिक्योरिटीज कवर्ड बाय निफ्टी ऑटो इंडेक्स। इसका मतलब निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जो भी सिक्योरिटीज कवर्ड हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा करेंगे
डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। अब सवाल होता है कि सिक्योरिटीज कवर्ड बाय निफ्टी ऑटो इंडेक्स में इन्वेस्ट तो करेंगे, तो इसमें ये कितना करेंगे और डेट मनी मार्केट में कितना करेंगे। तो इसकी प्रोविजंस दिए हुए हैं इसमें कि सिक्योरिटीज कवर्ड बाय निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कम से कम ये 95% टोटल फंड का ये इन्वेस्ट करेंगे और मैक्सिमम 100% हो सकता है, जबकि डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ये मिनिमम 0%। मीन्स जब ये सिक्योरिटीज कवर्ड बाय निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 100% करेंगे तो डेट और मनी मार्केट में 0 हो जाएंगे, और यदि ये कम से कम जो 95% उनको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इन दैट केस 5% ये डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते। इनके फंड मैनेजर हैं कपिल मेनन, जो इक्विटी पोर्शन को देखेंगे। इनका एक्सपीरियंस इक्विटी मार्केट में 20 इयर्स का है और टाटा म्यूचुअल फंड के साथ ये जून 2021 के साथ एसोसिएट हुए हैं। और जैसा मैंने पहले चर्चा की है, चूंकि ये इंडेक्स फंड है, ये पैसिव फंड है, इसलिए फंड मैनेजर्स को इसमें अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड है, आखिर इस इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कितने स्टॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस इंडेक्स में 15 स्टॉक्स होंगे और 28 मार्च 2024 के डेटा के अनुसार, एनएसई डेटा के अनुसार, जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में टॉप 10 सिक्योरिटीज थे वेट वाइज, वो इस प्रकार हैं। टाटा महिंद्रा एंड महिंद्रा का 18.26% है, टाटा मोटर्स का 17.35%, मारुति का 16.51%, बजाज ऑटो का 10.28%, हीरो मोटो कॉर्प का 6.09%, आयसर मोटर का 5.46%, टीवीएस का 4.97%, टाटा मोटर्स का 3.05%, भारत फोर्स का 2.87% और स्वरंजना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड इसका 2.6%। ये करीब 86-87% के आसपास होते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हैं। और बाकी जो 5 स्टॉक्स और हैं, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें कुल 15 स्टॉक्स होते हैं, 10 का तो ये डिटेल है, बाकी में 14-15% के आसपास के एलोकेशन उन 5 स्टॉक्स में है। अब हम चर्चा ये करेंगे कि ये ऑटो इंडेक्स जो है पिछले 10 वर्षों में इन बेंचमार्क का रिटर्न, ऑटो इंडेक्स का रिटर्न क्या रहा। तो हम देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों का CAGR 13.93% है, जबकि पिछले 5 साल का CAGR 20.55%, पिछले 3 साल का CAGR 28.81% और लास्ट 1 ईयर का CAGR 75%। तो हम देखते हैं कि यदि पहले तो देखें 10 ईयर में सबसे कम, 5 ईयर्स में उससे अधिक, 3 ईयर्स में उससे अधिक और पिछले 1 साल में सबसे अधिक। इस हिसाब से हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये इनका रिटर्न प्रोग्रेस कर रहा है, यदि हम 10, 5, 3, 2 और 1 की बातें यदि करें तो। अब क्या इस इंडेक्स फंड में पहले से कोई म्यूचुअल फंड मौजूद है? तो जनाब एक म्यूचुअल फंड है ICICI का प्रू निफ्टी ऑटो, जो पिछले 1.5 साल पर 1 साल 6 महीने के आसपास पुराना फंड है और उसका भी रिटर्न 75% के आसपास है। चूंकि ये भी इंडेक्स फंड है और इस इंडेक्स का रिटर्न 75% है, जो भी इंडेक्स फंड होंगे उसका रिटर्न उस बेंचमार्क के आसपास ही होगा। तो यहाँ भी देखा हमने 75% ICICI प्रू का भी है और इस इंडेक्स का भी 75% है। हम चर्चा करेंगे ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। चूंकि ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स है तो इनके सारे दमोदार डिपेंड करते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसा कर रहा है, इसलिए अब हम चर्चा करेंगे ऑटो इंडस्ट्री के प्रेजेंट सिचुएशंस का, फिर चर्चा करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि इस इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोटर व्हीकल प्रोडक्शन का पिछले 11 साल का। तो हम देखते हैं कि 2013 में इनका जो टोटल यूनिट्स का प्रोडक्शन था वो 38,98,000 यानी 39 लाख के आसपास था, जो 2023 में पूरे 11 साल के बाद ये 58,51,000 हो गया। जनाब ये ईयर 2013, 14, 15 दिया है, ये कैलेंडर ईयर है, इसका मतलब ये 58,51,000 का जो फिगर दिया हुआ है ऑटोमोबाइल यूनिट्स के प्रोडक्शन का 2023 का, ये दिसंबर 2023 का डाटा है। इट इज़ नॉट द फाइनेंशियल ईयर। सो ये टोटल 11 साल हैं। हालांकि हम जब कंपेयर करते हैं 2013 से उसके 11 साल के बाद का फिगर, तो ये फिगर
करीब करीब 51% के आसपास एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखता है, और इसका मतलब ये करीब 4.5% के आसपास एनुअल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि 4-5% का ग्रोथ बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जनाब 2019-20 का फिगर देखें आप कि 2018 में 51.43 था, 2019 में प्रकोप आया कोविड का, उसके बाद 2020 में काफ़ी अधिक रहे। तो 2019 और 20 के कारण इनका ग्रोथ 2023 में कम दिख रहा है, बिकॉज कि 33,82,000 जो 2020 का प्रोडक्शन था, उसके बाद ये एक साल में ये करीब 10 लाख यूनिट्स को 10 या 9 लाख यूनिट्स को इन्होंने एडिशनल प्रोड्यूस किया। उसके हिसाब से ग्रोथ ये ठीक देख रहा है। तो ये तो हुए नंबर ऑफ यूनिट्स, ये मैं रेवेन्यू की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑटोमोबाइल में जो प्रोड्यूस हुई। यदि बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, तो ये बता दूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्लोबली इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। मतलब इससे बड़ा 2 ही कंट्री हैं जो इनसे अधिक शेयर है ऑटोमोबाइल में वर्ल्ड वाइड। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैविली डिपेंड करता है यंग जनरेशन पे और मिडिल क्लास पॉपुलेशन के। और यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि बातें करें, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बाय 2025, आज से 1 वर्षों के बाद, इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। और उस टाइम जो एवरेज एज जो होगा इंडियन पॉपुलेशन का, वो 25 साल के आसपास हो जाएगा। यदि हम देखें मिडिल क्लास पॉपुलेशन के ग्रोथ का, तो आज के दिन में ये 31% कंस्टिट्यूट करे टोटल पॉपुलेशन का। उम्मीद की जा रही है कि 2031 में ये 31% से बढ़ के 38% हो जाएगी, और 2047 तक मीन्स आज के पूरे 23 साल के बाद ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन हिंदुस्तान का 60% हो जाएगा। मतलब 40% में या तो हायर क्लास होंगे या लोअर क्लास होंगे। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक एवरी 1000 पॉपुलेशन में कम से कम 72 व्हीकल होंगे। मीन्स 1000 पब्लिक के बीच में कम से कम 72 व्हीकल्स होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैविली डिपेंड अपॉन द यंग एंड द मिडिल क्लास पॉपुलेशन। और इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक एंड डीजल व्हीकल्स जो हैं, इसको रिप्लेस कर देगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में यदि बातें करें हम, तो कीपिंग इन व्यू द emphasis on the reducing pollution को कम करना है, इसके लिए lowering carbon emission, achieving energy efficiency, इन 3 चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है डीजल और पेट्रोल ऑटोमोबाइल को रिप्लेस कर देंगी, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। और यदि हम 2021 के फिगर पर नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर केवल 1.75% था, जो कि 2023 में ये बढ़ के 6.38% हो गया टोटल ऑटोमोबाइल का, टोटल डीजल एंड पेट्रोल ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल का। और ये आशा की जा रही है कि 2026 तक 36% शेयर जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का होगा। और यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की बातें करें, तो ये बाय द एंड ऑफ 2026 ये 30% के आसपास हो जाएगा। इसी कंटिन्यूएशन में यदि हम ऑटोमोबाइल के तरफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की यदि बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि फेम टू मीन्स पहले फेम 1 था जो मार्च 2024 को ख़त्म हो गया, उसके बाद फेम 2 भी स्टार्ट इसके 2021 में ही हो गया था। फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मीन्स ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोपगेट करने का, उसको इनकरेज करने का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर फेम 2 8,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन सैंक्शन किए, अप्रूव किए हैं फॉर चार्जिंग स्टेशंस। नंबर 2, बजट 2023 में उन्होंने एक स्कीम्स लाए हैं जिसको कहते हैं बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी। और इस फैसिलिटीज़ के अंदर डेजिग्नेटेड चार्जिंग स्टेशंस पे जो आपके ड्रेन्ड बैटरी हैं, उसको चार्ज बैटरी से आप स्वैप कर सकते हैं। इसके लिए बजट 2003 में प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ मई 2021 में इन्होंने एक PLI स्कीम लॉन्च किया। PLI स्कीम मीन्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस एंड केमिस्ट्री सेल्स। इस तरह के व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है और मई 2021 में इसके लिए 18,100 करोड़ रुपए का प्रोविजन इन्होंने किया हुआ। अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन कौन सा चैलेंज फेस कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं चैलेंजेस के लिए। सबसे पहला चैलेंज जो दिख रहा है इसमें, लैक ऑफ स्किल फोर्स इन द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान में ये दिक्कतें हैं कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ स्किल वर्कफोर्स की कमी है। दूसरा है क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन। इसका मतलब मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब कि हाई क्वालिटी यदि इंडस्ट्री को ग्रो करना चाह रहे हैं और वर्ल्ड वाइड कम्पीट करना चाह रहे हैं तो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आज के दिन में हिंदुस्तान में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैवीली डिपेंड करता है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पे, और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन कम से कम इन 3 एरिया में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि पिछले कई वर्षों में देखा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में काफ़ी बदलाव आए हैं पिछले 5-7 साल में, और आगे उम्मीद है कि इसमें और अच्छे बदलाव आएंगे। हालांकि ये चैलेंजेस आज के दिन में है क्योंकि जितना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को इम्प्रूव होना चाहिए था अभी भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सका है। फ्रेंड्स, हमने आज के दिन बातें की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। यदि आपको लगता है कि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए तो निश्चित रूप से आपको इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये देख लें कि ये एक थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड का सबसे बड़ी अच्छा ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, लेकिन इसमें इनहेरेंट रिस्क भी काफ़ी होते हैं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये आप निर्णय लें, और इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप सोचते हैं कि आपको ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इन्वेस्ट करें। लेकिन ध्यान रहें, इन्वेस्टमेंट लमसम में कभी नहीं करना है, हमेशा SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना है। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये निर्णय इंडिविजुअल के परसेप्शन पर डिपेंड करता है, यहाँ भी निर्णय आपको खुद लेना होगा। थैंक यू।